चलिए सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में सबसे पहले देखा जाए तो अंकित कुमार का जो है वो 34 नंबर लाया है, यानी 17 सवाल सही किए इसने और 32 सवाल गलत कर दिए हैं। जब तुम रोज टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट देने के बाद भी तुम्हारा ये हाल कैसे हो सकता है, उसका तुम्हारा बस ये रीजन बस एक ही है कि तुम सॉल्यूशन क्लास में नहीं आते हो। अगर यहाँ पे आते तो तुम्हें हर सवाल जो गलत तुम्हारे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं इसका लॉजिक समझ में आ जाता। जब वो समझ में आ जाता तो तुम्हारे ये सवाल जो लगातार जो तुम फेल होने का जो रिकॉर्ड लगा रखे हो वो तुम्हारा नहीं होता है ना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अंकुश कुमार का अच्छा है, 60 नंबर लाया है। इसके बाद दीपक कुमार भी 56 नंबर है। ये सब धीरे धीरे लाइन पे आ गए हैं। दीपक कुमार का भी स्टार्टिंग में बिल्कुल अंकित जैसा ही हाल था, लेकिन अभी इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। और अंकुश का तो काफी बेहतर है, 80 नंबर भी लाता है, 82 भी लाता है, आज 60 नंबर लाया है। एमडी जावेद 16 आज नंबर भी लाए आता हैं। सर लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। एमडी जावेद 16 नंबर लाए हैं और नदीम अख्तर 30 नंबर लाया है। काफी चिंताजनक है। सबसे बड़ा बात है कि लोग परीक्षा देख के भाग जाता है, सोल्यूशन वाले में आता ही नहीं। पुरुषोत्तम मात्र 20 नंबर, वही बता रहे थे, 18 सवाल ही किया है इसने। और पुरुषोत्तम सिन्हा 42 नंबर लाया है। ये भी सर बहुत दिक्कत। दिक्कत तो एक ये होता है ना सर, इतना शुद्ध हिंदी हो जाता है ना, कुछ सब तो समझ में नहीं आता, तुक्का कहाँ मारना शुद्ध पड़ जाता हिंदी है कुछ होता है कुछ में। यार। हमने तो जो इंग्लिश वाला जो वर्ड होता है वो हम कोशिश करते हैं इंग्लिश में ही लिखें। हम तो से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सवाल का, जो शब्द हमको अटपटा सा लगता है। चलिए अब आगे से जो आज जो सवाल देंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्ड जो है वो इंग्लिश में डालें, जो नाम वगैरह वाला वर्ड होता है वो। लेकिन आपको एग्जाम रोज देना पड़ेगा। आप ये आप सिर्फ बहाना करके नहीं भाग सकते कि शुद्ध हिंदी में होता है इस वजह से हमारा ये नहीं हो सर ये पा तो रहा मान है। रहे हैं सर, इसे समझ गए, बहाना कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए आधा आज को हिंदी समझ में नहीं आता, आधा को इंग्लिश समझ में नहीं आए। तो वही परेशानी है ना, इसलिए आपको हिंदी आपको समझना चाहिए और आना भी चाहिए। चलिए अंकित का ही आज वो तो देखेंगे। अंकित बहुत इंग्लिश खराब उसी कर का देगा। खाली समझ में आएगा, हमने के कहाँ आता है सर। अंकित का सबसे पहले खोल लेते हैं, अंकित का देख लेते हैं। ये सवाल रिपीटेड था कि एसिटिलीन सिलेंडर में जो एसिटिलीन में जो डिजोल्व की जाती है वो क्या की जाती है। तो एसिटिलीन में एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सवाल रिपीटेड भी है, फिर भी तुमने गलत किया है। अगला है कि इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। इलेक्ट्रोड कहने का मतलब सीधा सीधा आपको वेल्डिंग वाला इलेक्ट्रोड समझना है। वेल्डिंग रड जो जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं दो पार्ट्स को परमानेंट ज्वाइंट के लिए, उसका जो इलेक्ट्रोड जो होता है उसका जो साइज जो लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है। तो उसका इलेक्ट्रोड का जो वायर होता है, मीन्स जिस वायर पे वो जो इलेक्ट्रोड जो चढ़ाया रहता है या फिर जो इलेक्ट्रोड बना रहता है जिस वायर से, उसी के डायमीटर से हम लोग उसका साइज लेते हैं। कहीं कहीं आप देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रोड जो होता है वो काफ़ी पतला आता है, कोई कोई थोड़ा सा ज़्यादा मोटा आता है, तो उसके साइज जो लिया जाता है वो उसकी वायर के डायमीटर से ही लिया जाता है। आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रोड का उत्पादन 2 स्टैंडर्ड लंबाई में किया जाता है, जो कि है इलेक्ट्रोड जो जनरल मार्केट में जो उपलब्ध है आपके यहाँ वेल्डिंग के लिए, वो एक 350 mm का इलेक्ट्रोड आता है, एक 450 mm का आता है ना। तो दो बेसिक लेंथ में आपके इलेक्ट्रोड आते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड साइज भी बोलते हैं। आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। तो आर्क को स्थिर रखना, जो कोटिंग किया जाता है इलेक्ट्रोड पे, वो आर्क को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। ये सवाल आपने नहीं लगाया है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन की होशिंग का सही रंग क्या है। तो ये वाला सवाल भी अगर आप लोग गलत करेंगे और ऐसा सवाल भी नहीं लगेंगे रखेंगे कि आपको नहीं पता कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर का जो कलर होता है वो काला होता है और एसिटिलीन का मैरून होता है, ये सब सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये सवाल आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये इंटरव्यू वाले सवाल ज़्यादा हैं। एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन इंटरव्यू में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है और उसको काला कलर से पेंट किया हुआ है, तो कौन सा गैस है उसमें, ये आपसे ऐसे सवाल पूछ लेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल्स का साइज मुख्यतः निर्भर करता है। तो काटी जाने वाले धातु की थिकनेस पे, जो भी हम लोग कटिंग करते हैं उसका थिकनेस का ध्यान रख के किया जाता है। आगे बात करेंगे कि कटिंग करते समय यदि ब्लो पाइप में बार बार आगे पीछे मूव किया जाए तो कर्फ बनेगा, बर्फ नहीं कर्फ।
तो बड़ा बनेगा, है ना। ये सवाल सही लगाया है, ये भी सवाल सही लगाया है। आगे बात करेंगे, 9 नंबर सवाल है आपका कि कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए फ्लेम होता है। सीधा सीधा अगर कभी भी हम किसी भी मेटल्स को खास करके जब हम लोग कटिंग करने जाते हैं तो उससे पहले उसको हीट किया जाता है, जिसको हम लोग प्री हीटिंग कहते हैं। तो उसमें कौन सा फ्लेम इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका सवाल है। तो इसको न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। प्री हीटिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि कास्ट आयरन में 2 तत्व होते हैं जिनके कारण उसे गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है ना। ये तत्व क्या है? कास्ट आयरन में 2 तत्व होते हैं जिसके कारण जब हम गैस कटिंग से काटते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है उन 2 तत्वों के प्रेजेंट होने के कारण। तो वो कौन से तत्व हैं, ये आपका सवाल है। तो सिलिकॉन और ग्रेफाइट होते हैं। अगला है कि अगला सवाल सही है, आपने लगाया है। इसके बाद है कि गैस कटिंग में टॉप एज पिघलकर गोल हो जाता है और काटा गया फेस स्मूथ नहीं है। तो इसका क्या कारण है? आपने देखा होगा जब भी गैस कटर का जहाँ पे भी कटिंग करते हुए देखा होगा तो जहाँ पे भी गैस कटर जो है वो स्ट्राइक करता है, यानी गैस कटर का फ्लेम काटने के लिए जहाँ पे स्ट्राइक करता है, जहाँ पे हमला करता है, वहाँ पे देखा होगा कि वो पिघल के वो छितरा जाता है, जिसको बोलते हैं चारों तरफ फैल जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसका क्या कारण है जिसके कारण उसका फेस जो स्मूथ नहीं कटता है, फैल जाता है, कुछ इधर फैल जाएगा कुछ इधर फैल जाएगा, टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है। उसका क्या कारण है? तो कटिंग ऑक्सीजन का प्रेशर जब बहुत ज़्यादा अधिक होता है, मीन्स जब आपको पता है कि गैस कटर में हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं गैस कटिंग में या गैस वेल्डिंग में भी। तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर को जब हम एसिटिलीन के प्रेशर से जब अधिक रखते हैं तो इस प्रकार का देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे कि गैस द्वारा काटी गई प्लेट में कट में ग्रूव और खींची हुई लाइन दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो लिखा है टिप का कट सरफेस बहुत नज़दीक होना। जिस जिस कटर से, यानी कि जिससे आप कटिंग कर रहे हैं, गैस कटर से कर रहे हैं, तो उसको जो है ना वो जिस सरफेस को आप काट रहे हैं और जिससे काट रहे हैं उनके दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा, है ना। ज्यादातर जो हम लोग गैप जो रखते हैं वो 2 mm से लेकर के 5 mm के बीच में रखते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल काट रहे हैं। तो गैप रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो इस तरह की दिक्कत आ सकती है। तो वही कह रहा है कि टिप का कट सरफेस नज़दीक होने के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल है आपका कि गैस द्वारा काटी गई प्लेट में कट हाई क्वालिटी का है और यदि वर्टिकल खींची गई लाइनें के कारण कुछ सरफेस रफनेस है ना, तो इसका कारण होता है। तो बहुत कम कटिंग स्पीड के कारण इस प्रकार का हो सकता है। काफ़ी अगर आप ध्यान से अगर ये सारे सवाल देखें तो इन सवालों में ही आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से सवाल लगाएंगे तो। और 90 एबव मार्क्स लाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको अपने दिमाग का कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और उसके अनुसार से जिस अनुसार से ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए और उसके अनुसार से आपको ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सा। सबसे पहले आप तो ये चेक कीजिए कि इसका गलत कौन सा हो सकता है, मीन्स इसका सही आंसर कौन नहीं हो सकता। इसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सही आंसर होगा। हमारा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जब कोई भी एग्जाम देता हूँ तो सही आंसर चुनने से ज़्यादा मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसमें से गलत ऑप्शन चुने। गलत ऑप्शन चुनने से क्या होता है कि आप सही आंसर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ है, अगर दो भी आपने अगर गलत ऑप्शन छाट दिया तो इसके बाद आपको सही आंसर ढूंढने के जो चांसेस हैं वो 80 से 90% हो जाते हैं। अगला सवाल जो गलत किया है वो है कि निम्न में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्टेप डाउन पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ही रिपीटेड सवाल है ये वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल वाला। अगर बिल्डिंग से पूछा जाएगा तो पूछेगा आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे लुब्रिकेंट का गुण है। एक अच्छा लुब्रिकेंट हम कब मानेंगे किसी को, तो अधिक समय तक प्रयोग करने के बाद मोटा हो जाना, है ना, उसको हम लोग अच्छा लुब्रिकेंट बोलते हैं। मोटा क्यों हो जाना, जैसे इसको ऐसे समझेंगे, जब आप अच्छा लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका मोबिल है, मोबिल आपने देखा होगा जिसको हम लोग लुब्रिकेशन के लिए इंजन, डीजल इंजन हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लगभग हाइड्रोलिक में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जब मोबिल को देखा होगा तो मोबिल को इस्तेमाल करने के बाद देखा होगा कि वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है
है ना। तो वही चीज है, एक अच्छे लुब्रिकेंट का प्रयोग करने के बाद मीन्स उसकी विस्कोसिटी खत्म होने के बाद वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है या मोटा हो जाता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सॉरी अच्छे लुब्रिकेंट का गुण नहीं है अगर गाढ़ा हो जाता है तो। अगर मोबिल जलने के बाद जब उसको हम लोग ऐसे डालेंगे, जैसे मोबिल जब स्टार्टिंग में जब आप डालते हैं, जैसे मान लीजिए इस बोतल में मोबिल रखा हुआ है, नया मोबिल है, जब इसको हम डालेंगे तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा गिरेगा स्टार्टिंग में, है ना, जब नई मोबिल होती है। तो आपने देखा होगा इसको अथी करके। इसके बाद जब उसमें से जल का जब निकलता है तो जब पूरा मोबिल ब्लैक हो जाता है तो उसमें विस्कोसिटी की मात्रा कम जाती है। और विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उसकी बहाव के दर डिपेंड करता है कि उसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी कितनी है। यानी जो जितना तेज से बहेगा उसमें विस्कोसिटी उतना ही कम होगा, और जो जितना देर से बहेगा यानी कि बहने का इच्छा नहीं करेगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी ज़्यादा होगी उसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी। जैसे आपका एक केरोसिन तेल लेते हैं, उसके अपेक्षा केरोसिन तेल की अपेक्षा डीजल में थोड़ी ज़्यादा विस्कोसिटी है, उसकी अपेक्षा जो है वो मोबिल में ज़्यादा विस्कोसिटी है, और मोबिल की अपेक्षा ग्रीस में ज़्यादा विस्कोसिटी है, और ग्रीस से ज़्यादा जो है वो ग्रेफाइट में ज़्यादा विस्कोसिटी है। ये सारे तरह के एक तरह के लुब्रिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सारे चीज़ों का। तो वो चीज़ है। तो अगर अब मोटा हो जाता है यूज करने के बाद तो आपका वो अच्छा विस्कोसिटी नहीं है। यूज करने के बाद उसको मोटा नहीं है बल्कि एकदम जला हुआ पतला सा हो जाना चाहिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्रीस का उद्देश्य नहीं है। तो ग्रीस का उद्देश्य ये नहीं है कि बेयरिंग में जो हीट जनरेट होता है उसको दूर करना। हाँ, आपको कुछ हद तक लग रहा होगा कि सर ग्रीस तो ये काम करता है सर, हीट को मतलब कुछ क्षण तक तो ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ क्षण तक कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि उसके हीट को दूर करना तो ये नहीं कर सकता, बल्कि उसमें जो हीट जो होती है उसको और वो बाहर नहीं निकलने देता है ना। ये चीज होती है ग्रीस से, तो वो नहीं होगा इसका। इसके बाद लिखा है कि बाहरी मटेरियल जैसे धूल कण मिट्टी है उसको घुसने देना ना घुसने देना, तो ये सही है आपका। धूल कण मिट्टी जो है उसको घुसने नहीं देता है, बाहरी रोकता है ग्रीस। आपने देखा होगा कि ग्रीस के परत के ऊपर जैसे ही आप कोई धूरी धूल कण पाउडर जब डालते हैं तो उसके ऊपर ही चिपक जाता है, लेकिन वही चीज अगर आप तेल में डालेंगे तो वो धूल कण जो है वो तेल में डूब जाता है, और जहां तक उसको जगह मिलेगा वहां तक अंदर चला जाएगा। तो ये चीज है। टेम्पोररी ज्वाइंट आपको पता है प्रेस फिट ज्वाइंट को कहते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा फीट जो है वो ड्राइविंग फीट का उदाहरण है। तो ड्राइविंग फीट में आपके क्या क्या आ सकते हैं ये मैं सबसे पहले बता देता हूँ। नट, किसी बोल्ट पर नट को कसना आपका ड्राइविंग फीट हो जाएगा। पुली का शाफ्ट पे चढ़ाना ड्राइविंग फीट हो जाएगा। और इसके बाद आप कह सकते हैं, हाँ, किसी रिम पे टायर को चढ़ाना भी एक तरह से ड्राइविंग फिट हो जाएगा। तो ऐसा चीज जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किसी शाफ्ट पे किसी उसके ऊपर से किसी होल को फिट कर रहे हैं वो भी इजीली तरीके से, उसको हम लोग ड्राइविंग फिट बोल सकते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा विचलन का प्रकार नहीं है। तो विचलन का प्रकार यानी डेविएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विचलन को डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका प्रकार कौन सा नहीं है। तो बाधा, बाधा का मतलब होता है फोर्स फीट। बाधा को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स फीट। फोर्स फीट के अंदर ही आता है बाधा फीट। तो बाधा फीट यहाँ पे लिखा है हिंदी, इस वजह से समझ में भी नहीं आया होगा। लेकिन फोर्स फीट में जो है वो विचलन नहीं होता है, यानी किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है, और जब डेविएशन होगा तो फोर्स फीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेविएशन मतलब विचलन। विचलन कहने का मतलब है कि जॉब का जो होल का जो साइज होगा और शाफ्ट का साइज होगा, उन दोनों के साइज में कुछ डिफरेंस, है ना। जैसे गैप जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विचलन। विचलन क्या होता है, विचलन में दो तरह के विचलन होते हैं, एक मैक्सिमम डेविएशन होता है, एक मिनिमम डेविएशन होता है, जिसको हम लोग अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन भी बोलते हैं। अपर डेविएशन में ये होता है बाबू कि होल का मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज, मींस होल का सबसे बड़का डायमीटर और शाफ्ट का सबसे छोटका डायमीटर के अंतर को मैक्सिमम अपर डेविएशन बोलते हैं। और होल का छोटका डायमीटर और शाफ्ट के बड़का डायमीटर को अंतर को यानी उसके दोनों को माइनस करने पे जो हमारा वैल्यू जो आता है उसको लोअर डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशन आपको पता होना चाहिए। ये लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से सवाल है आपका। और ये अगला सवाल भी उसी तरह से है कि निम्न में से ड्राइविंग फिट का उदाहरण है। तो शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग, किसी शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग को लगाना एक ड्राइविंग फिट है।
ये सही है, ये सवाल आपने सही लगाया है, लेकिन जिनको नहीं पता है उसको हम बता दें एक बार। लिखा है कि निम्न में से हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं। नातर लिखा गया है, यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है। हाई लिमिट और लोअर लिमिट का बताया हमने कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू टॉलरेंस होता है, और टोटल लिमिट बराबर भी होता है हायर माइनस लोअर लिमिट। तो उसको टोटल लिमिट भी बोल सकते हैं या टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। अब बात करेंगे कि किसी मशीन ऑपरेशन में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग फ्लूइड का अधिक समानुपातिक सोलुबल ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कटिंग फ्लूइड के रूप में। अगला है फायर पॉइंट क्या होता है। तो वैसा पॉइंट बाबू जिस पॉइंट पे आग जो है एकदम लगने ही वाला होता है ना, उसको हम लोग फायर पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल वास्तव में बिना आग पकड़े क्षणिक चमक को आश्रय देने के लिए पर्याप्त भाप देता है। आपने देखा होगा जब कहीं भी आप आग सुलगा रहे होंगे या लगा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आग लगने से पहले एक अलग ही प्रकार का उसमें से धुआं उठता है और उसके बाद जस्ट आग लग जाती है ना। पहले से वो क्या करता है, वो प्रिपेयर होते रहता है, प्रिपेयर होता है, और जैसे ही आग लगने वाली होती है एक जो क्षणिक धुआं निकलती है उसमें से, मतलब आग लगने से क्षणिक पल पहले को हम लोग बोलते हैं, या जिस पॉइंट पर आग लगने ही वाला होता है उसको हम लोग फायर पॉइंट बोल सकते हैं। अगला है कि बाधा फीट यानी फोर्स फीट कौन से प्रकार का सबसे मजबूत है। तो बल फीट जिसको फोर्स फीट बोलते हैं, बाधा फीट फोर्स फीट हमने पहले ही बता दिया, एक ही तरह के हैं फीट हैं। आगे बता देंगे। अगला सवाल है आपका कि बिना लुब्रिकेंट किए हुए जर्नल बेयरिंग में निम्न में से कौन सा फ्रिक्शन पैदा होता है। तो उसको ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। जनरल अगर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बात चाहे जर्नल बेयरिंग के करें, चाहे बॉल बेयरिंग की करें, चाहे रोलर बेयरिंग के करें, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें कैसा फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, ड्राई फ्रिक्शन यानी सूखा फ्रिक्शन। और जो पता है आपको ड्राई फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा मेटल लॉसेस होते हैं। अगर लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, और लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो ड्राई फ्रिक्शन होगा यानी सूखा फ्रिक्शन होगा। आगे बात करेंगे मशीन में स्लाइड वेज को प्रायः से लुब्रिकेंट किया जाता है। मशीन का जो स्लाइड वेज होता है उसको किससे लुब्रिकेट, तो ऑयल कैन से किया जाता है, क्योंकि स्लाइड वेज के अंदरूनी तो पार्ट्स में तो देना होता नहीं है, या कोई ऐसा वाल्व तो है नहीं जिसमें देंगे। स्लाइड वेज के ऊपर से दिया जाता है लुब्रिकेशन, तो सीधा सीधा आप ऑयल कैन से दे सकते हैं। ऑयल कैन अगर आपके पास नहीं भी है तो सीधा सीधा एक कप में तेल लेके उस पर ढार सकते हैं, वो आपका ग्रेविटी फीड टाइप का लुब्रिकेशन हो जाएगा। मीन्स कि ऐसे ही किसी भी प्रकार का फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल जो गलत किया है, एक सेकेंड थोड़ा इसका अब बताइए यहाँ तक अगर किन्हीं के मन में कोई सवाल है तो एक बार बताइए हमको, बताइए। आकाश कुमार, अंकित कुमार, पुरुषोत्तम, योगेंद्र, किसी सवाल में परेशानी है? जो परेशानी हो तो सॉल्व करिए। नहीं, और किसी सवाल जो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं तो आंसर बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हर सवाल को एक चैप्टर जैसा, एक टॉपिक जैसा एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसा कोई सवाल जिसमें आपको एकदम समझ में नहीं आया हो कि सर ये वर्ड क्या है, या इसका क्या मतलब है, या इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक दो सवाल का हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल वाले में किनको किनको परेशानी होती है। अगर मान लीजिए किसी कंपोनेंट का आपको साइज दिया हुआ है और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है, तो उसमें आपको पूछ लेगा उच्च सीमा अपर लिमिट क्या है या लोअर लिमिट क्या है, तो बताने में किसी को परेशानी होती है क्या? ये सर 34 नंबर जो सवाल है ना सर, हाँ, ये सब हम अंदाजे से मारते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं। देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि तुम ऑनलाइन क्लास किया नहीं है पूरा, नहीं सर। और इसके बाद है लिमिट फीट टॉलरेंस, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी तुम अनुपस्थित थे, तो इस वजह से तुम्हें ये सारी परेशानी आई है। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा बेसिक रूप में हमको समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आ भी जाना चाहिए, सब लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक होल है, एक शाफ्ट है। सबसे पहले समझेंगे लिमिट क्या होता है। लिमिट हम लोग एक सीमा, लिमिट का हिंदी में हम लोग सीमा बोलते हैं, ये आपको ही पता है। एक सीमा होती है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि होल और शाफ्ट दोनों को आपस में फीड करने के लिए, अब आपको भी पता है कि कोई अगर होल का जो डायमीटर है उसको भी हम 20 mm रखेंगे, और शाफ्ट का भी डायमीटर जो है वो 20 mm रखेंगे, तो उसमें फिटिंग करने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, या हो सकता है कि फिट नहीं भी हो, ऐसा हो सकता है ना। बराबर डायमीटर का होल रहेगा और शाफ्ट रहेगा तो फिटिंग होना, तो उस वजह से क्या किया जाता है कि कुछ लिमिट दी जाती है उसमें। लिमिट में ये होता है कि आप अगर मान लीजिए 20 mm का होल का डायमीटर बनाना है तो उसको आप 20.5 तक बना सकते हैं,
तो आपका जो जॉब है वो पास हो जाएगा, मतलब उतना में चल जाएगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि 3 सूता का आपके पास बोल्ट है, सूता समझते हो ना, नट बोल्ट, 3 सूता, 4 सूता, 5 सूता, या फिर चलो मान लो कि सूता नहीं समझते हो, एमएम ले लेते हैं। मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 20 एमएम वाला नट है ना, और उसको आपको 20 एमएम की रिंचा से खोलना है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार जो है आप रिंच जब उसमें लगाते होंगे तो कोई रिंच जो है बहुत ज्यादा टाइट उसमें घुस रहा है, कोई रिंच जो है बहुत ज्यादा ढीला घुस रहा है ना, ऐसा होता है ना। तो उसी को बोलते हैं लिमिट दिया जाता है, और उस लिमिट के कारण ही होता है कि किसी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, किसी का थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमा। सीमा लिमिट इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो दो पार्ट्स जो है वो आसानी से असेंबल हो सके। अब बात करेंगे अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा की, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करेंगे। अपर लिमिट वो बोलते हैं, होल के लिए अपर लिमिट क्या बोलेंगे, अगर होल में अगर मान लीजिए होल का डायमीटर 20 mm है और उसको 0.5 mm एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब 20.5 mm का बना दिए, तो 0.5 जो हुआ वो होल का अपर लिमिट हो गया, है ना, या प्लस में 0.5 दिया हुआ था वो अपर लिमिट हो गया। शाफ्ट का अपर लिमिट क्या होगा, शाफ्ट का अपर लिमिट हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि होल शाफ्ट जो है वो आपका 20 mm का है बेसिक डायमीटर उसका, यानी जो ड्राइंग में दिया हुआ है, उसको आप 20.3 का या 20.5 का बना दिए, यानी 20 mm से ज्यादा बना दिए, तो उसका भी वो अपर लिमिट हो जाएगा। अब लोअर लिमिट क्या होगा, होल का मान लीजिए 20 mm का था लेकिन आपने 19.5 का बनाया, तो वो आपका लोअर लिमिट हो गया 0.5। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको दिया है, यहाँ पे दिया है कि किसी कंपोनेंट का साइज जो है 28 mm है, यानी 28 mm जो है आपका बेसिक साइज है, यानी ड्राइंग में दिया हुआ है 28 mm। लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस दिया हुआ है, या जिसको लिमिट बोलते हैं दिया हुआ है, प्लस में 0.05 और माइनस में 0.05, यानी कि प्लस भी आप 28.05 तक बना सकते हैं, या फिर 27.95 तक, यानी 28 में 0.5 को जोड़ भी सकते हैं और 28 में 0.5 को माइनस करके जितने उसके अंदर में आप इतने इसका सीमा है उसके अंदर में आप जॉब को बना सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका उच्च सीमा क्या होगा, तो उच्च सीमा वही होगा, बस कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है 0.5 को उसमें 28 में ऐड कर देना है। जब ऐड करने के जितना बाद उसका उच्च सीमा हो जाएगा। अगर निम्न सीमा की बात करेगा तो 28 में माइनस 0. जो माइनस वाला जो वैल्यू है उसको घटा देंगे तो उसका निम्न सीमा आ जाएगा। इसमें आप किसी को परेशानी समझ में आया अंकित राज? यस सर। तो ये सवाल अनथुआही लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे और सवाल हैं, उसको आप एक दो सवाल और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 35 नंबर सवाल देखेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार का है। लिखा है कि किसी कंपोनेंट का साइज जो है वो 35 प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है ना, प्लस माइनस 0.2, यानी प्लस माइनस एक ही में दे दिया है, यानी कि इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दिया हुआ है ना। तो इसमें प्लस होता है, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए इसमें जो आपने जो सवाल लगाया है वो लगाया है कि न्यूनतम विचलन जो है वो 0.0 है। तो कैसे न्यूनतम विचलन 0.0 है भाई, यहाँ तो प्लस माइनस दोनों में भी दिले है, तो न्यूनतम विचलन भी तो 0.2 है और उच्चतम विचलन भी 0.2 है। तो इसमें उच्चतम विचलन वाला ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस में 0.2, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो कथन सही है। और अगर इसमें दिया हुआ था न्यूनतम विचलन जो है वो माइनस 0.2 है, तो वो भी आपका सही आंसर हो जाता, फिर दोनों सही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम विचलन में दिया हुआ है माइनस में 0.0 mm, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा वो उच्चतम विचलन यानी हायर डेविएशन जो है वो प्लस में 0.2 mm है। इस प्रकार से बिल्कुल सेम उसी प्रकार का एक सवाल और आ गया है। इसमें पूछ रहा है कि यदि कोई साइज है 28 mm का, यानी 28 mm आपका ड्राइंग में दिया हुआ है उसका बेसिक साइज, उसमें दिया हुआ है अपर डेविएशन जो है आपका, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपर लिमिट जो है वो प्लस में है 0.08 है, और लोअर जो है वो माइनस में 0.0। एक चीज है, प्लस वाले को हमेशा हम लोग अपर के रूप में मानेंगे और माइनस वाले को हमेशा लोअर डेविएशन के रूप में मानेंगे। तो उच्च विचलन क्या है, यानी कि हायर डेविएशन या अपर डेविएशन की बात कर रहा है, उच्च विचलन। तो हायर डेविएशन जो प्लस वाला है उसको बस मार देना है, प्लस में यहाँ लिखा हुआ क्या 0.08, तो आपका हायर डेविएशन हो गया। हायर लिमिट की बात विचलन कर, का मतलब सर? विचलन को अंग्रेजी में डेविएशन बोलते हैं। जैसे देखिए विचलन और लिमिट में क्या फर्क है ये पहले समझ लीजिए। लिमिट क्या होता है आपका कि जैसे 28 mm का है लेकिन उसको 28.5 बना दिए तो 28.5 लिमिट हो गया। लेकिन विचलन को कैसे कहेंगे, 28.5 का बना दिए तो 28 से कितना ज्यादा बना दिए, 0.5 का बना दिए, तो 0.5 जो आपने ज्यादा बनाया वो आपका विचलन हो गया, जिसको अंग्रेजी में डेविएशन बोलते हैं। समझ रहे हैं?
तो वो विचलन Yes. होता है। तो ये विचलन की पूछ रहा है, तो कितना 28 से कितना ज्यादा प्लस में है, 0.08 है, तो 0.08 क्या हो जाएगा आपका अपर डेविएशन हो जाएगा, और यहीं पर निम्न डेविएशन पूछता तो -0.04 हो जाता। किसी को कोई परेशानी? नहीं सर, अभी तक नहीं। अगला सवाल है आपका कि यदि छिद्र का आकार जो है वो सेम उसी प्रकार का है, प्लस माइनस में 0 छेद दिया हुआ है, तो इसका टॉलरेंस क्या होगा। हमने आपको टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या बताया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये प्लस माइनस में दोनों है, तो 20.6 इसका अपर लिमिट हो जाएगा, और 19.4 इसका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। और 20.6 में से और 19.4 को माइनस करेंगे तो 1.2 mm बचेगा। या फिर इसको अगर प्लस माइनस में 0.6 दिया हुआ है तो कुछ नहीं, इसको दो आपस में जोड़ देना है ना, प्लस माइनस को आपस में जोड़ देना है, यानी 0.6 को इंटू के मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 से 0.6 से, तो आपका आ जाएगा टॉलरेंस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो 1.2 mm, यानी कि चलिए अगला सवाल जो आपने गलत किया है वो है कि लिमिट तथा टॉलरेंस से उत्पादन में होती है, तो अधिक उत्पादन होती है। लिमिट और टॉलरेंस देने की वजह से मास प्रोडक्शन होता है, अधिक कम समय में अधिक उत्पादन होता है। अगला बात करेंगे लिमिट सिस्टम में ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं, तो 21 वर्ग के फीट और 16 ग्रेड के टॉलरेंस, ये पूछ रहा है आपका किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में। अगर यही BIS में पूछेगा तो आपका दूसरा हो जाएगा, 18 ग्रेड का टॉलरेंस हो जाएगा और 25 ग्रेड का फीट होता है। फीट को 25 ग्रेड में लेते हैं BIS के अनुसार, और 18 ग्रेड में टॉलरेंस लेते हैं। ब्रिटिश में 21 ग्रेड में लेते हैं और 16 ग्रेड में टॉलरेंस लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेल्डिंग मशीन का निर्धारण किया जाता है तो आउटपुट एक्सप्रेस से। आगे बात करेंगे वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग वेल्डिंग सप्लाई को DC वेल्डिंग में परिवर्तित करने के लिए कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे रेक्टिफायर बोलते हैं। ये सब सवाल रटना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है कि वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर इंजन का प्रयोग करते हैं, तो CO2 का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग वाले वर्कशॉप में हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र या फिर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं, तो शाफ्ट का पूछेगा आपसे, पूछ रहा है शाफ्ट के हायर को, तो उसको शाफ्ट को जो है वो स्मॉल लेटर वाले से डिफाइंड करते हैं, यानी कि स्मॉल ES वाला हो जाएगा आंसर। ये दोनों एक ही में लिखा गया है, बड़ा छोटा दोनों, तो ये स्मॉल वाला सही आंसर होगा। शाफ्ट को हमेशा स्मॉल लेटर से और होल को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा। आगे है कि अस्थाई फीट किसे कहते हैं, तो फोर्स फीट को अस्थाई फीट कहते हैं। एक फोर्स फीट मैंने ठोक ठेठा के एक बार फिट कर देगा तो वो जल्दी निकलता नहीं है, इस वजह से उसको अस्थाई फीट बोलते हैं। स्प्लैश लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा लुब्रिकेशन कौन सा है, तो रिंग लुब्रिकेटर है। अगला सवाल जो गलत किया है उसने 50 नंबर वाला, कि हैंड हेक्सा के द्वारा स्टील की प्रभावशाली कटिंग करने के लिए कौन सी कूलेंट उपयोग करेंगे, तो कटिंग ऑयल, जिसको हम लोग सोल्यूबल ऑयल भी कहते हैं। कटिंग ऑयल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो सोल्यूबल ऑयल ही किया जाता है। अब आपके मन में जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, बारी बारी से सबको एक एक सवाल पूछना जरूरी है, और अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। सर वो जो ES वाला आप दिखाए हैं, जो स्मॉल में लिखा हुआ था अच्छा और एक हाँ, कैपिटल में, बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल समझ में आना चाहिए आपको। देखिए होल का अगर पूछेगा ऊंच विचलन किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ES से, है ना। और पूछेगा साफ्ट का उच्च विचलन किससे डिनोट करेंगे, तो स्मॉल ES से, मतलब सीधा सर सीधा एक जगह हम देखे लिखा हुआ, हाँ एक मतलब E कैपिटल और S स्मॉल लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल, तो वो साफ्ट के लिए होगा, और अगर दोनों कैपिटल में लिखा होगा तो वो आपका होल के लिए होगा, ये हमारा डिनोट करते हैं, है ना, होल सिस्टम में और साफ्ट सिस्टम में। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, और कुछ सवाल आपको देंगे लिमिट फिट टॉलरेंस में, उसमें आपको सारा चीज रहेगा, जैसे ES का क्या मतलब है, EI का क्या मतलब है, होल में किसका इस्तेमाल करते हैं, साफ्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सवाल रहेंगे। और बताइए, और आकाश कुमार सवाल पूछो फटाक से। आकाश रजक सर सवाल पूछिए, नहीं तो हम पूछेंगे आपसे। ये नातर नातर मतलब क्या होता है सर? हैं? नातर नातर
अरे वो अंतर लिखा हुआ रहेगा था और जैसा है, बताइए वो मिस टाइपिंग हो गया था। कहा ऐसा नातर नहीं, वो अंतर लिखा टाइपिंग। हुआ था। उसमें सवाल था आपका कि हायर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, उसमें आपका नातर लिखा गया था। वो मिस टाइपिंग होता है टाइपिंग करने की वजह से। आकाश कुमार माइक खराब है मेरा। वाह बाबू, मैंने हम पढ़ा भी तोरा तू पढ़ावे हमरा। तो हेडफोन निकाल के बोल। हेडफोन निकालो, नहीं तो फिर अगर वो माइक फोन का अगर माइक खराब है तो फिर हेडफोन लगा के बोलो। हेडफोन का खराब है सर। हेडफोन का खराब है तो हेडफोन निकाल के बोलो। अरे ये सब पढ़ाइया हम पढ़ा न रहे हैं जी, हमरे पढ़ा रहा है तुम। हाँ सर, बोलिए सर। अब हो गया माइक ठीक। थूक लगाया होगा सर, थूक लगाया होगा। चलिए आप बताइए, आकाश कुमार आपसे एक सवाल है, आप समय नहीं है ज्यादा हमारे पास, सुनिए। आपसे सवाल है आकाश कुमार। हाँ सर, सवाल ये है बोलिए कि ना। अभी तुरंत वो जिसका आंसर भी बताए हैं आप। अगर मान लीजिए कोई एक बेसिक साइज आपका दिया हुआ है, ड्राइंग में आपका लिखा हुआ है, आपको 2 पार्ट बनाने के दिए हम प्रैक्टिकल में। एक आपको होल बनाना है और उसमें असेंबल करने के लिए एक शाफ्ट बनाना है। होल का जो आपको डायमीटर जो दिया गया है, बेसिक डायमीटर, वो मान लीजिए हमने 30 mm दिया आपको, है ना। 30 mm उसका होल का डायमीटर होना चाहिए। और उसमें जो है वो प्लस में 0.5 दिया है और माइनस में भी 0.5 दिया है। तो इसका उच्चतम विचलन या अपर डेविएशन क्या होगा? 0.5 दिया है सर। प्लस में भी है हाँ, और जीरो माइनस पॉइंट में भी फाइव है। हाँ, तो 0.5 होगा उच्चतम में। अपर डेविएशन 0.5 होगा, प्लस में वाला होगा या माइनस वाला होगा? लास्ट वाला होगा सर। प्लस वाला। ये सर तो बच्चा बता देगा सर, ये तो। बिल्कुल। अब अगला सवाल आप ही से रहेगा। आप हमें नहीं टोलरेंस सर, किसको बोलते हैं ये बताइए। क्या सर? क्या? टोलरेंस किसको बोलते हैं? वो सर उच्च मतलब सीमा ऊपर ये सर उच्च सीमा नीचे। हाँ, योगेंद्र बोल कुमार दो। आपका नंबर आएगा, शांति बनाए रखें। बताओ आकाश कुमार। टॉलरेंस मतलब सर, मतलब वो होता है ना, वाइब्रेशन, उसी को कहते हैं। और वाइब्रेशन होता है टोलरेंस में? नहीं विचलन सर, सर, मतलब विचलन होता है। टॉलरेंस मतलब विचलन होता है, वही सर। जो प्लस 0.5 माइनस 0.5 है, वही सर, वही विचलन है सर, और क्या। अपर लिमिट लोअर लिमिट हो ना मैंने सर, क्या वही बताया वाला। आपको, विचलन अलग चीज है, टोलरेंस अलग चीज है, लिमिट अलग चीज है। हाँ, एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं, एक दूसरे से, नहीं पता। लेकिन अलग अलग चीजें हैं। हमने आपको टोलरेंस क्या बताया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या दो लिमिट के यस बीच सर, के अंतर को हम लोग टोलरेंस बोलते हैं। विचलन में टॉलरेंस हमने बोलते हैं क्या सर। बताया? जो बेसिक साइज से कुछ अलग, जो ऊपर जो बना देता है या फिर दे देता है, उसको हम लोग विचलन बोलते हैं। तो ये सारे चीज थे।